हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुर्वेद परीक्षा ज्ञान। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं निदान स्थान का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे रक्तपित्त से। स्टूडेंट्स, मैंने श्लोक का वही पार्ट इधर कट करके लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और रिपीटेडली पूछा भी जा चुका है, इसलिए ये हमेशा टिप्स पे रखना। तो जैसे रक्तपित्त है, निदान दधि दधि मंद उच्छिष्ट कटवर अम्ल कांजी उपसेकम। तो जब भी ये श्लोक का फॉर्म आपको मिले, इस पार्ट मिले, तो आपको पता चलना चाहिए किसका है, निदान है रक्तपित्त का। इसका सेवन करने से पायसा सम रोहिणीक, रोहिणी शाक का इधर वर्णन आया कि रोहिणी को अगर हम पायसा होता है दूध के साथ सेवन करेंगे। कान कपोत व सरसप तेल शार सिद्ध, अर्थात अगर कान कपोत को जो जंगली कबूतर रहता है उसको हम सरसप तेल के साथ या फिर शार के साथ सिद्ध करके उसका सेवन करेंगे। इन सब से क्या सेवन करने से क्या होता है, हमारे पास जो आपका पित्त रहता है, पित्त क्या होता है, प्रकोपित हो जाता है। जब पित्त प्रकोपित होता है वो क्या करता है, समगुण वाले क्या रहता है, रक्त को दूषित करता है, उसको प्रमाण से अधिक मात्रा में बढ़ाता है और सारे शरीर में ले जाता है। और विशेषकर जो उसका उत्पत्ति स्थान है रक्त का, यकृत और प्लीहा, वहाँ क्या करता है, रक्त जो वाहिनी स्रोतस हैं उनका अवरोध उत्पन्न करके पूरे शरीर में प्रकोपित करके रक्तपित्त की उत्पत्ति करता है। तो इसका अगर पूछा जाए स्रोतस विशेष कौन कौन सा है, यकृत प्लीहा आ गया और लोहित वाहनम अर्थात रक्त वह स्रोतस, इसकी मेन दृष्टि रहती है। इसके बाद हम इसकी निरुक्ति पढ़ते हैं। संसर्ग लोहित प्रदूषणात् लोहित गंध वर्ण अनुविधानाश पित्तम लोहित पित्तम इत्य चक्षते, अर्थात पित्त के संसर्ज किस किस का हो रहा है, कौन कौन एक दूसरे के साथ प्रकोपित अवस्था में, पित्त और रक्त दोनों संसर्ज होके लोहित रक्त को प्रदूषित करके रक्त का गंध वर्ण उसको क्या करते हैं, दूषित करके किसकी उत्पत्ति करते हैं, रक्तपित्त की उत्पत्ति करते हैं। इसके पूर्व रूप जो इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखे हैं, अन्न अभिलाषा, अन्न की अभिलाषा ना रहना, भुक्तस्य विदाह, अर्थात जैसे ही वो खाना खाएगा उसको क्या होगी, बर्निंग सेंसेशन होना शुरू होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है शुक्त अम्ल गंध उद्गार। उद्गार कैसे आएंगे, खट्टे डकार जिसको हम बोलते हैं, शुक्त और अम्ल। छर्दी अभीक्षणम आगमन, अर्थात उसको वमन का वेग क्यों रहेगा, वो बार बार आएगा, अभीक्षणम बार बार आएगा। और छर्दी तस्य विस्वत्ता, अपनी छर्दी से उसको क्या आएगी, घृणा सी होना शुरू हो जाएगी वमन से। स्वरवेद बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्त की पित्त के पूर्व रूप और उपद्रव दोनों में दोनों में स्वर भेद आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। गात्रा नाम सदनम, गात्रा का पूरी सुप्तता से महसूस होना। परिदह लोह लोहित मतस्य आम गंधित्वम च अस्यता, मुख से कैसा लगेगा, लोह लोहित मतस्य आम गंधि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, ये भी याद रखना। ये किसका है, रक्तपित्त का पूर्व रूप है। रक्त हरिद्रत्वम अंग अंग अवयव शक्रिन मूत्र स्वेद, ठीक है, कि क्या बोला हुआ है कि या फिर लाल रंग का, या हरित हरे वन का, या हरिद्र पीले, इस वन के अवयव हो जाएंगे, पुरुष और मूत्र हो जाएगा। और जो स्वेद है इंसान का, ठीक, ये सब कहेंगे हो जाएगा मल। और वो नेक्स्ट है हमारे पास है लाल सिद्धांकस्य कर्णमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी है। इसमें जो वर्णन आया है क्या, कि सिद्धांत किसके लिए वर्ड आया है, नासा के मल के लिए। उसके बाद जो कर्ण का मल है, इन सब का क्या हो जाना, रक्त हरित हरिद्र वर्ण का, इन सब का भी हो जाना। ठीक है, ये किसका, रक्तपित्त के पूर्व रूप में बताया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास 3 प्रकार का मार्ग, जैसे या तो ऊर्ध्व, अधो और उभय। ठीक है, ऊर्ध्व को साध्य कहा गया हुआ है, अधो को यापे और उभय को असाध्य कहा गया हुआ है। और इनकी चिकित्सा जो बताई हुई है, ये मैं आपको बताती हूँ। चिकित्सा में ऊर्ध्व रक्तपित्त में चिकित्सा क्या बोली है, विरेचन, अधो में वमन बोली गई है और इसको असाध्य बोल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके पीछे का आधार क्या बताया उन्होंने, बोला साध्यम लोहित पित्तम तत् ऊर्ध्व प्रतिबद्धते विरेचनम तो पित्तस्य जायते परमौषधम, अर्थात कि जो ऊर्ध्व रक्तपित्त है उसमें हम क्या चिकित्सा दे रहे हैं, विरेचन, रक्तपित्त पित्त के कारण दृष्टि से हो रहा है, और पित्त की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या है, विरेचन, इसलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य है। ना ही संशोधनम किंचित अस्य प्रतिमार्ग च हरणम रक्तपित्ते विधीयते इत्य उक्तम त्रिविधम उदकम रक्त मार्ग विशेषता। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उन्होंने बोला कि जो उभय रक्तपित्त है, उभय मार्गी, उसको असाध्य क्यों बोला हुआ है, कि उसमें हम कोई भी चिकित्सा नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों मार्ग से क्या होगा, रक्त का स्राव हो रहा होगा, तो उसमें क्या होगा, कोई भी चिकित्सा नहीं हम कर सकते रक्तपित्त की, तो इसलिए वो क्या असाध्य बोला गया हुआ है। और इति उत्तम मार्ग वेद से
ऊर्ध्व रक्तपित्त, ठीक है, कितने प्रकार का बता दिया, 3 प्रकार का बता दिया वो हमारे पास। नेक्स्ट का चिकित्सा सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अत्ययी आशु चिकित्सा किस में बताई गई है। क्या बताएगी, शीघ्र ही रक्तपित्त की चिकित्सा करनी चाहिए और किसके आधार पर, मात्रा देश काल, ठीक है, मात्रा देश काल के आधार पर इनका विचार करके संतर्पण अवतर्पण क्रिया से हमें क्या करना चाहिए, रक्तपित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। और इसके बाद कहते हैं मृदु मधुर शिशिर तिक्त कषाय, ठीक है, किस किस का, मृदु मधुर शीत तिक्त और कषाय प्रधान जो भोजन के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, इनके द्वारा इसकी चिकित्सा प्रदेय, इन गुणों वाले प्रदेय परिषेक अवगाह आदि से हमें क्या करना चाहिए, रक्तपित्त की चिकित्सा करनी चाहिए। उसके बाद असाध्य रक्तपित्त के लक्षण बताया, असाध्य रक्तपित्त के लक्षण में बताया कि कृष्ण अथवा नीलम यद्वसा शक्र धनुष प्रभम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कि इंद्रधनुष की तरह लाल हरा या पीला अगर रक्त निकलता है तो उस रक्तपित्त को असाध्य बताया गया हुआ है। और अगर वो रक्तपित्त हम रंजन करते हैं वस्त्र को तो उसके बाद देखा जाता है तो अपना कलर वो नहीं छोड़ता, जिस वस्त्र पे रक्तपित्त का रंग का चढ़ जाए तो वो क्या असाध्य रक्तपित्त है, बल मास का क्षय मिलेगा इसमें, ठीक है। उससे बोला साध्य का, असाध्य को क्या करना है, परित्यागे, या पे रक्तपित्त है अधो मार्ग वाला, उसको क्या करना है, यत्न से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। और साध्य को क्या करना चाहिए, जो साध्य रक्तपित्त है ऊर्ध्व मार्गी, उसको सिद्ध भेषज देके उसको ठीक करना चाहिए। अब असाध्यता का कारण, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एक उपमा आई हुई है कि ज़रूर नहीं कि असाध्य व्याधि क्या है वो हमें, जो साध्य व्याधि है वो हमेशा ठीक होए। कहता है कि कुछ कारणों से क्या होता है, हेतु भी किंचित साध्य ना सिद्धति, कई बार क्या होता है कि साध्य व्याधि भी चिकित्सीय नहीं होती ना सिद्धति, किन के कारण से, प्रक्षेप्य उपकरण अभावात आपे वैद्य दोष युक्ता। कहता है कि अगर हमारे पास प्रेष्य उपकरण अर्थात जो हमारे पास रहता है परिचारक और उपकरण, ठीक है, अगर परिचारक, प्रेष्य कहता है परिचारक, अगर परिचारक और उपकरण नहीं है हमारे पास, परिचारक और उपकरण आपके पास नहीं है जो भी चिकित्सा के, उसके अभाव में, रोगी के अधीर होने से, वैद्य के दोष युक्त होने से, ठीक है, कि रोगी का अधीर सा हो गया, वो नहीं उचित जो बोल रहे वो फॉलो कर पाला, और वैद्य के दोष युक्त होने से, उचित चिकित्सा ना करने से कोई भी जो साध्य रोग भी है वो क्या हो सकता है, असाध्य में कन्वर्ट हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि साध्य रोग हमेशा चिकित्सीय ही हो। और रक्तपित्त के जो उपद्रव हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने, दौर्बल्य, अरुचि, आविपाक, श्वास काश ज्वर, अतिसार, शोफ शोष, पांडु रोग, स्वर भेदच। मैंने आपको बताया स्वर भेद इसके पूर्व रूप में भी है और उपद्रव में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना है। इसी के साथ हमारा पास करता है रक्तपित्त अध्याय समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट हम अध्याय स्टार्ट करने लगे हैं गुल्म। गुल्म में क्या बताया कि 5 प्रकार का गुल्म, इसका श्लोक ई खलु पंच गुल्म भ्रवंती, 5 प्रकार का गुल्म है, कौन कौन सा, वातज, पित्तज, कफज, निश्चय गुल्म। सन्निपातज गुल्म का दूसरा नाम है निश्चय गुल्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका हुआ है। और शोणित गुल्म 5वां प्रकार है रक्त गुल्म जिसको बोलते हैं। इसके बाद इसके निदान आते हैं। देखो जितने भी गुल्म जो है वो वात प्रकोपित निदानों से होता है, अभी हम पढ़ेंगे वात की प्रधानता गुल्म में, तो इसलिए जितने भी वात प्रकोपित निदान होंगे उससे गुल्म की उत्पत्ति तो होगी, लेकिन उसके अलावा आपने जो याद रखना है वो है अनुदीर्णम व छर्दिम उद्दीरति, अर्थात ना आती हुई छर्दी का, अगर छर्दी का वेग नहीं आ रहा, बिना वेग आए हुए ज़बरदस्ती अगर कोशिश करेंगे, प्रयास करने से इसकी उत्पत्ति होती है गुल्म की। उद्दीर्णम वात मूत्र पुरुष वेगाम निरुंदति, अर्थात कि जो आया हुआ वेग है उसको रोकने से, उसका निरोध करने से, अत्य शीतो व पिबती, ठीक है, और नव अन्न मतलब और क्या बाकी तो बात को जितने कि नव अन्न का सेवन करने, नव ओदक का सेवन करने थे, ठीक है, संक्षोभ वगैरह थी, संक्षोभ करने थे, ज़्यादा अपने बल से अधिक कार्य करने से, जिनसे भी कार्य से, अति व्यायाम हो गया, अति मद्यपान, जितना भी अधिक मैथुन करने से वात प्रकोपित होकर तो गुल्म को उत्पन्न करेगा। उसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये याद रखना है अनुदीर्णम व छर्दी उदीरते, और विषम आसन शयन वगैरह चक्रमन जितना अपने बल से अधिक करने से वातज गुल्म का उत्पत्ति होती है, ठीक है। फिर हम इसकी संप्राप्ति पढ़ते हैं। इसकी संप्राप्ति में क्या है कि जब भी हम क्या करेंगे, वात प्रकोपित आहार विहार का सेवन करेंगे, वात अधिक मात्रा में उत्पत्ति हो जाएगी, वो क्या करेगी आपके पास आमाशय और पक्वाशय में जाके अपने रुक्ष
आमाशय और पक्वाशय में जाके, ठीक है। आमाशय पक्वाशय में जाके क्या करेगी, अपने रुक्ष गुण के कारण कठिन भूत होके वहाँ पे क्या करेगी, एक पिंड स्वरूप बना लेगी, ठीक है। आमाशय और पक्वाशय में जाके कठिन होके एक पिंड का स्वरूप बना लेगी, जो क्या करेगा, हृदय, वस्ती, पार्श्व और नाभि। सुनो, आपको याद भी रखना है कि गुल्म के कितने स्थान बताए गए हैं, 5 स्थान बताए गए हैं। कौन कौन सा, एक हृदय है, दूसरा वस्ती, 2 पार्श्व और तीसरा नाभि। तो इस तरह के गुल्म के कितने स्थान, 5 स्थान बताए गए। इसमें जाके क्या होगा, पिंडित रूप में बना के तो वहाँ क्या करेगी, गुल्म की ग्रंथियाँ बनाएगी और गुल्म की उत्पत्ति कर देती है, ठीक है। पिंडाकृति होने से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, पिंडत्वात भी आ सकता है कि पिंडाकृति होने से इसका नाम क्या, गुल्म पड़ गया। इंपॉर्टेंट है इनके लक्षण, अनियत विपुल अनुवेदना, मतलब अनियत वेदना, कब बहुत निश्चय कभी नहीं होगा, कभी होगी, कभी कम हो जाएगी वेदना, अनियत नियत रहेगी, कभी ज़्यादा कभी कम। इंपॉर्टेंट है पिपलिका संचरणम, ठीक है, ये ना मुहुर ऐसा लगेगा चिंती चल रही है। फिर क्या, तथा तुरसुच्च एव, अर्थात इसमें क्या होगा, हमारे पास जो रोगी रहेगा, रोगी को कैसा रहेगा कि उसको कोई सुई या कोई अंकुश जैसे चुभने जैसे उसको वेदना रहेगी। दिवा अंते जायते, ज़्यादातर ये पेन कब होगी, दिन के अंत में। प्लीहा अटोप आंत्रकुंजनम आविपाक, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ये आपको याद है, अंग मर्द, ठीक है। ये सारे लक्षण आपको याद रखने, किसके लक्षण है, वातिक गुल्म के। नेक्स्ट हमारे पास पैथिक गुल्म के लक्षण आते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है वो क्या है, स्पर्श असहत्वम अल्प रोमांच भवती, ठीक है। ज्वर, भ्रम, दफ्थु, दफ्थु क्या आपके पास इंद्रियां दहा होती है, ठीक है, इंद्रियां दहा दफ्थु है। पिपासा, गल, तालु, मुख, शोष, प्रमेय, विटभेदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं कई बार। एक लाइन श्लोक के उठ के आ जाएगी कि किसका लक्षण है, तो आपको याद रखना है, स्पर्श असहत्वम अल्प रोमांच, किसका, पैथिक गुल्म का। दहते, दुहते, धूपते, ठीक है, ये पैथिक पूछ सकते हैं ना, पैथिक विसर्प में है, पैथिक गुल्म में है, किस में है, क्योंकि पित्त के लक्षण तो सेम रहते हैं, तो आपको ये लाइन आइडेंटिफाई करनी है। इंपॉर्टेंट है कफज गुल्म के निदान में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि हरे शाक के अधिक सेवन से कफज गुल्म की उत्पत्ति बताई गई है। कफज गुल्म के लक्षण, शीत, ज्वर, आरुचि, आविपाक, अंगमर्द, ये आपको याद रखना है। अवगार सुप्ता, अर्थात पूरी बॉडी में क्या रहेगा, नंबनेस सी महसूस होगी। कास, श्वास, प्रतिशय, राज्यक्षमा च अतिवृद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया था कि किसके लक्षण में राज्यक्षमा बताया गया, तो कफज गुल्म में राज्यक्षमा की उत्पत्ति बताई गई है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट इस पर हमारे पास आता है त्रिदोषज गुल्म। त्रिदोषज गुल्म को हमने बताया था क्या बोलते हैं, निश्चय गुल्म, किसको बोला गया हुआ है, त्रिदोषज गुल्म को निश्चय गुल्म कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी बोला हुआ है तीनों दोषों के हेतु और लक्षण के मिश्रित होने पर सन्निपातज गुल्म हुआ। वि प्रति त्रिदोष उपक्रमत्वाद असाध्य निश्चय गुल्म, इसलिए इसको क्या बताया, परस्पर विरुद्ध चिकित्सा होने से ये क्या असाध्य है, ठीक है, निश्चय गुल्म। नेक्स्ट हमारे पास आता है 5वां प्रकार रक्तज गुल्म का। रक्त गुल्म की उत्पत्ति में बताया है, शोणित गुल्मस्तु खलु स्त्रिय एव भवति न पुरुषस्य गर्भो अष्ट आर्तव आगमनम विशेषात, ठीक है। इसमें क्या बताया कि ये विशेष किस में होता है, स्त्री में होता है, पुरुषों में नहीं होता। और इसमें क्या बताया गया कि ये क्या रहता है कि गर्भ की तरह जितने भी इसके आपके लक्षण रहेंगे इसके, तो वो कैसे रहेंगे, जैसे गर्भ की उत्पत्ति योग्य हो वैसे इसके लक्षण रहेंगे जो हमें देखने को मिलते हैं। तो और विशेषकर ये किस में होता है, स्त्रियों में होता है, पुरुष में नहीं होता, ठीक है। तो ये पुरुषों में नहीं होता। तो गर्भकोश आर्तव आगमनम विशेषात, इसमें क्या होता है, गर्भकोश में आर्तव आ जाता है, तो इससे रक्त गुल्म की उत्पत्ति हो जाती है। अब इसकी हम संप्राप्ति और निदान पढ़ते हैं कि होता क्या है, वेगान अनुदीर्णन अनुपरंद्यते आम गर्भ व आप्य चीर पतिते अथवा आपे चीर प्रजाताया ऋतु व वात प्रकोपनम अन्य सेमन्य, अर्थात कहता है कि इसमें क्या होता है कि जो स्त्री होते हैं वो क्या करती है, अगर वेग आते हुए वेगों को रोकती है, ठीक है, या फिर क्या करती है, आम गर्भ के शीघ्र स्राव हो जाने से, या फिर हमारे पास बच्चा होने के तुरंत बाद क्या होती है, वो ऋतुचर्या का पालन नहीं करती। इन सब कारणों से क्या होता है, वात प्रकोपित हो जाता है। और प्रकोपित जो हमारा प्रकोपित वात रहता है वो क्या करता है, योनि में जाके योनि के मुख को अवरोध करके, वहाँ क्या अवरुद्ध करके, तो वहाँ के मासिक जो श्राव नहीं होगा, तो मास वो क्या रहेगा, उसकी वृद्धि होती रहेगी। और कुक्षी भी क्या करती है, अभी वर्धते,
ठीक है। तो इससे हमें ऐसे प्रतीत होगा कि जैसे लक्षण जो इसके रहेंगे वो सेम ऐसे लगे गर्भनी के हैं, तो लगेगा कि गर्भ हो गया, मतलब गर्भवती योग्य महिला, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रक्त गुल्म की उत्पत्ति हो जाती है। लक्षण में क्या है, स्तन्योश्च स्तन्यम, ओष्टो स्तन्य मंडलोश कार्ष्णम, इन सबका कहता है कृष्ण वर्ण का हो जाना, अत्यर्थ ग्लानि होगी, चक्षुष अकुलता रहेगी, मूर्छा, हल्लास, दो हृदय के लक्षण उसमें आएंगे, पाद्य शफ्तु, पाँव में शोष शफ्तु हो जाना, सूजन जैसे आती है, रोम राज्य उद्गम हो जाना, योन्यश्च अटलत्वम, आपी च योन्य दुर्गंध्यम श्रावम उपजायते, अर्थात योनि का विस्तार भी होगा, योनि से दुर्गंध श्राव की उत्पत्ति भी हो जाएगी, और गुल्म पिंड की तरह, मतलब फट, जैसे एक गर्भनी में एक फड़फड़ाहट महसूस होती है, वैसे उसमें भी फड़फड़ाहट महसूस होती, ठीक है। तो हमें लगता है कि गर्भ की उत्पत्ति हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गुल्म के पूर्व रूप में हमने बोला, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको है विदाहो भुक्तस्य, जैसे भोजन करेंगे विदा प्रति, तो ना वात मूत्र पुरुष वेगान चा अप्रादुर्भाव, ठीक है, वात मूत्र और पुरुष के वेग का प्रादुर्भाव नहीं होता, रुक जाना, और सहितस्य असहतम, अर्थात भोजन क्या होगा, खाने की सहन ना कर पाना, ठीक है। नेक्स्ट है वात की प्रधानता, बोला गया हुआ है सर्वेपि खल्वेतेषु गुल्मेषु न कदाचित वात हते संभवति गुल, कि वात के बिना गुल्म की उत्पत्ति नहीं होती, इसकी वात की बिना गुल्म की उत्पत्ति नहीं होती, इसका मतलब वात प्रधान गुल्म रहता है। तेषाम सन्निपात आसाध्यम, क्या बताया कि सन्निपातज गुल्म क्या असाध्य है, तो चिकित्सा में एक दो उसकी चिकित्सा, आसाध्य की चिकित्सा नहीं बताई, एक दोष की चिकित्सा में दोष अनुसार चिकित्सा, और द्वंद्व दोषों में साधारण कर्म करने के लिए बोला हुआ है। फिर इसकी जो वात गुल्म चिकित्सा में वात प्रधानता होते हुए इन्होंने बताया कि वात हम क्या करना है, स्नेहपान का सेवन करने के लिए बोला हुआ, विशेषकर अम्ल लवण मधुर रस का सेवन करने के लिए बोला हुआ, और यही रस युक्त हमें क्या करने के लिए बोला हुआ है, जो भी उपक्रम करेंगे इन्हीं रस युक्त उपक्रम करने के लिए बताओ, कि मृदु विरेचन, वस्ती, या फिर अन्य कोई भी आपको जो चिकित्सा देनी है वो मधुर अम्ल लवण प्रधान होनी चाहिए। वात की चिकित्सा के लिए बताया हुआ है कि अगर हम वात की संपूर्ण विधि के अनुसार चिकित्सा करेंगे तो क्या होगा, हम गुण को आसानी से हर लेंगे, क्योंकि जो विशेष गुण रहता है वो इसमें दोष क्या है, वात है, बाकी जो दोष है वो अल्प मात्रा में होते हैं, तो अल्प कर्म करने से भी उनका निवारण हो जाता है। तो इसके साथ ही हमारा स्टूडेंट ये समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, प्रमेय। थैंक यू।